जय हिंद दोस्तों। हम लोग बायोलॉजी में जो पढ़ रहे थे, कल पढ़े थे कहाँ तक, अग्न्याशय ग्रंथि का पढ़े थे। और अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में कुछ पॉइंट्स में बताया था जिसको आप याद रखिएगा। और मैंने क्या बताया था, कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इंसुलिन। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अतः इंसुलिन रहेगा तो शुगर को रक्त में कंट्रोल रखता है, समझ रहे हैं ना। अगर कंट्रोल ना रहा तो डायबिटीज़ हो जाएगा, जिसको मधुमेह बीमारी कहते हैं या चीनिया बीमारी कहते हैं, समझ रहे हैं ना। इसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे कि शरीर का ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों है। तो वही है अग्न्याशय ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज ग्रंथि भी कहते हैं। हाँ, एक और ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों बनाता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि यही है अग्न्याशय। कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बारे में एक जानकारी और लेना है कि अग्न्याशय ग्रंथि समस्त पाचक एंजाइम बनाता है। फोटो थोड़ा हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। फोटो हम लोग यही बनाए थे, अच्छा दिखाई दे रहा है। ये ग्रास नली था, ग्रास नली से हम लोग ये अमाशय पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अमाशय पढ़े थे। ये अमाशय ये छोटी आंत बनाए थे। क्या बनाए थे? यह छोटी आंत है, ठीक है। यह हम लोग पढ़ लिए थे कि लीवर है जिसका काम पित्त बनाना, और सारा कंसेप्ट रिवीजन कर लीजिए, ठीक। यहाँ हम लोग पढ़े थे, यहाँ पित्ताशय होता है, ठीक ना। यहाँ अग्न्याशय ग्रंथि होता है। अमाशय पे कौन सा ग्रंथि होता है? अग्न्याशय, है ना। तो अग्न्याशय के बारे में एक और कंसेप्ट मैं अभी बोला हूँ, जो समस्त पाचक एंजाइम यानी खाना को पचाने के लिए जो समस्त एंजाइम चाहिए वह अग्न्याशय ग्रंथि ही बनाता है। देखिए ध्यान से, अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में नया कंसेप्ट, अग्न्याशयी ग्रंथि। अग्न्याशय लिखे हैं, देखिए ध्यान से, ग्रंथि, जिसको पैनक्रियाज ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक ना। यह एंजाइम जो बनाता है, सुनिए ध्यान से, लैट। क्या बनाता है? लैट, समझ रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा, LAT। बहुत सी जानकारी पिछले क्लास में दिया जा चुका है, उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। नहीं याद है तो, और याद है तो बढ़िया बात है, गौर कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ एंजाइम जो बनता है उसको याद करने के लिए एक तरीका है जिसे लैट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? लैट कहते हैं। एल से याद रखना है, क्या होता है? लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज। ध्यान रखिए, कहीं कहीं लाइपेज सब भी लिखा रहता है, तो इसको मत याद रखिएगा, ऐसे ही ध्यान रखिए, लाइपेज बोला जाता है। इंग्लिश में लाइपेज कभी कह दिया जाता है, उसका फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिए। एल से एमाइलेज, एमाइलेज। और टी से ट्रिप्सिन। टी से क्या होता है? ट्रिप्सिन। याद रखिएगा, लैट एंजाइम अग्न्याशय ग्रंथि निकलती है, और यह पूरा खाना को पचाने के लिए यह मतलब काफ़ी रहती है। अतः इसीलिए लैट एंजाइम को समस्त पाचक एंजाइम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो लैट, एल से लाइपेज, ए से माइलेज, और टी से ट्रिप्सिन। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यह ध्यान रखिएगा, अग्न्याशय ग्रंथि बनाती है। और अग्न्याशय के बारे में इतना जानकारी आप रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम लोग, ये अग्न्याशय ग्रंथि था जो कि पूरा कहता है पीला होता है, वो पढ़ा दिया गया था। अब देखिए, आपको बताया गया था कि अमाशय में जो भी खाना होगा HCl के चलते खट्टा हो गया होगा, और खट्टा हो गया तब भी तो अमाशय का एंजाइम कार्य करेगा, है ना। लेकिन अब छोटी आंत में अगर खट्टा वाला खाना आ गया तो कार्य नहीं ना करेगा। अतः इसको कार्य करने के लिए क्षारीय भोजन होना चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा? तो वह पित्त या कृत निकालेगा, और जैसे निकालेगा भोजन में मिलेगा, जिसके चलते खाना अब क्षारीय हो जाएगा। अब वह क्षारीय खाना छोटी आंत में आएगा, अतः अब छोटी आंत का एंजाइम इस भोजन पे कार्य करेगा, समझ रहे हैं ना। छोटी आंत का 3 भाग है, ध्यान से सुनिए। छोटी आंत
इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टिन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टिन, दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके 3 भाग होते हैं। तो पहला देखिएगा ध्यान से, आमाशय के पाइलोरी भाग से जुड़ा हुआ है पहला भाग, और यह यहाँ से भोजन को ग्रहण करता है, अतः इसीलिए इसको ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी। इंग्लिश जानना चाहते हैं? इसका इंग्लिश होता है डिओडिनम। ग्रहणी की इंग्लिश क्या होता है? डिओडिनम। ध्यान रखिएगा। ग्रहणी के बारे में एक और कंसेप्ट देखिए, ABCD के सीनियर दिख रहा है, अतः इसका शेप साइज भी सीनियर होता है। तो ग्रहणी के बारे में कंसेप्ट क्लियर। ग्रहणी में खाना कहाँ से आता है? तो आमाशय के पाइलोरिक वाला भाग से आता है। क्लियर। अब जैसे ग्रहणी में आ जाएगा, उसके बाद अगला वाला जो भाग होगा जिसको जेजुनम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेजुनम। जेजुनम। क्या कहते हैं? जेजुनम। और ये वाला तीसरा जो भाग है इसको कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। ध्यान रखिएगा, मैं इलियम ही लिखा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यह छोटी आंत के तीनों भाग हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, जेजुनम एक ऐसा भाग है जहाँ ना हार्मोन बनता है न एंजाइम बनता है। सुनिए ध्यान से, छोटी आंत का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ न एंजाइम बनता है न हार्मोन बनता है? वह जेजुनम है। और आपके मैट्रिक क्लास के बुक में भी नहीं दिया है, समझ रहे हैं ना। तो क्या देखे हैं जेजुनम के बारे में? कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। ये माध्यमिक कक्षा के बुक में भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से रखिएगा। जेजुनम छोटी आंत का ऐसा भाग है जहाँ ना हार्मोन बनता है न एंजाइम बनता है। अलर्ट रहिए, रेड अलर्ट। अब देखिए इलियम के बारे में क्या है? बिलियम नहीं, इलियम बोल रहे हैं। इलियम में बिलाई पाया जाता है। 4 टांगा नहीं महाराज, देखिए बिलाई दिखाई दे रहा है ना, ये बिलाई। वो हम लोग जो बिलाई देखते हैं ना, वो बिलाई नहीं। यह इलियम में बिलाई आकार लगभग पाया जाता है। जो खाना जो पच जाता है ना, वह बिलाई चूस लेता है, अवशोषित कर लेता है। दिमाग में बैठा लीजिए। अतः छोटी आंत में जब खाना पच जाता है तो पचने के बाद अवशोषित कौन करता है? छोटी आंत का कौन सा भाग? तो इलियम। और इलियम के कौन से भाग द्वारा? बिलाई द्वारा। ध्यान रखिएगा। और यह बिलाई अवशोषित करके पौष्टिक तत्वों को खून यानी रक्त में भेज देता है। समझ रहे हैं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, यहाँ जैसे आमाशय में था तो कोई एंजाइम निकल रहा था, अग्न्याशय में निकल रहा था, तो यहाँ भी तो कोई एंजाइम निकल रहा होगा, कोई हार्मोन निकल रहा होगा जो कि खाना को पचा ले। हाँ, अतः छोटी आंत में जो एंजाइम या हार्मोन निकलता है उसको आंत्र रस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं लिख दूँ आंत्र रस। इंग्लिश में सक्स एंटेरिकस। नहीं बुझाया? छोड़ दीजिए, इसको सुनिए ध्यान से। आंत्र रस का मतलब है आंत में जो भी एंजाइम या हार्मोन बनता है, जो भी जूस बनता है, उसको एक तरह से क्या कहते हैं? आंत्र रस कहते हैं। समझ रहे हैं ना? और इंग्लिश में कही जाए तो वही सक्स एंटेरिकस। फिर मैं रिपीट कर दिया हूँ। तो यहाँ तक क्लियर। यही सक्स एंटेरिकस यानी आंत्र रस के चलते खाना को बढ़िया से पचा दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इतना ध्यान रखिएगा। छोटी आंत के बारे में इतनी सी जानकारी आपको याद रखना है। हाँ, लंबाई चौड़ाई कितना होता है तो खैर बुक में दिया रहता है, कॉन्सेप्ट समझाना था। समझ रहा है ना? तो इसको आप खुद क्लियर कर लीजिएगा। अब बताइए, खाना छोटी आंत में आ गया, पच गया है। अब बताइए, जो नहीं पचा है वो तो शरीर में नहीं ना रहेगा, कचरा के रूप में शरीर से बाहर निकलेगा। तो किसके द्वारा? बड़ी आंत के द्वारा। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो बड़ी आंत क्या होगा? थोड़ा इसको और बढ़ाते हैं। मान लीजिए बड़ी आंत यहाँ कनेक्शन होगा। क्या होगा? बड़ी आंत यहाँ कनेक्शन होगा। तो जहाँ बड़ी आंत का कनेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा, ये मैं बड़ी आंत बना रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। समझ रहा है ना?
ये मैं जो बनाया हूँ ऊपर बड़ी आंत है, और बड़ी आंत में खाना कौन जाएगा? अपचा हुआ। लेकिन उसके पहले समझ जाइए, ये जहाँ छोटी आंत से जुड़ा है, खैर यहाँ नहीं, इधर होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ जुड़ा है, तो जहाँ जुड़ा है उसको सीकम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, छोटी आंत तथा बड़ी आंत जहाँ जुड़ती है उस जगह को सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम। और इसी सीकम के जगह पे उंगली नियर एक अंग होता है जिसका शरीर में कोई अंग उसका कार्य नहीं होता है, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। सभी याद रखिएगा, छोटा बच्चा हो या बुढ़वा हो, सब में अपेंडिक्स होता है। हालांकि कुछ में समस्या पैदा होने लगती है जिसके चलते इसको निकाल दिया जाता है ऑपरेशन करके। समझ रहे हैं ना? अपेंडिक्स का कार्य क्या है कि जो भी शाकाहारी प्राणी हो, शाकाहारी खाना को पचाने के लिए अपेंडिक्स होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये प्रूफ बुझा रहा है कि हम लोग कभी जानवर थे। समझ रहे हैं ना? वो भी जानवर में कौन? मंकी। याद रखिएगा। अतः मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन आजकल भी अभी भी हम लोग के बॉडी में बहुत ऐसे अंग है जिसका कोई कार्य नहीं है, और जिसका कोई कार्य नहीं है उस अंग को अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे अपेंडिक्स का शरीर में कोई कार्य नहीं है, अपेंडिक्स। नाखून, इसका भी हम लोग के शरीर में कोई कार्य नहीं है, भले डिजाइन करने के लिए रखते हैं, डिजाइन मेकअप करने के लिए। हालांकि नाखून का कार्य अभी नहीं है। पहले जब हम लोग जानवर थे, वानर, मंकी थे, होमोसेपियंस, तो उस समय इस नाखून का प्रयोग हथियार के रूप में करते थे, भोजन पकड़ने के रूप में करते थे। लेकिन आज तो नहीं ना है, मेकअप चाकने के लिए करते हैं। अतः ये नाखून भी हो जाएगा अवशेषी अंग, बाल भी हो जाएगा, ये सारे याद रखिएगा। आपके शरीर में जो भी अंग हो और जिसका कोई कार्य ना हो वो सारे अवशेषी अंग कहलाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये अवशेषी अंग के रूप में अपेंडिक्स है, जो कि दिक्कत होता है तो निकाल दिया जाता है ऑपरेशन करके। तो ये रहा बड़ी आंत। और बड़ी आंत में अपचा खाना आता है, ठीक है, और वहाँ पानी जमा होता है। तो ध्यान रखिएगा, पानी जो जमा होता है उसको तो अवशोषित कर लिया जाता है। अतः याद रखिएगा, शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पानी अवशोषित किया जाता है? तो बड़ी आंत। समझ रहे हैं ना? इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, बड़ी आंत के बारे में कंसेप्ट। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट, पानी का अवशोषण करता है। क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है। देखिए ध्यान से, पानी का अवशोषण करता है। और जो अपचा भोजन होता है, अपचा भोजन, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है टॉयलेट के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, बड़ी आंत का बारे में थोड़ा आगे मैं बताता हूँ। बड़ी आंत का दो भाग है। कितने भाग है? दो भाग है। कौन कौन से? नहीं पता है? तो ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, याद रखिएगा। एक को कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? यहाँ मैं लिख रहा हूँ, दो ठो है। पहला जो होता है उसे क्या कहते हैं? कोलन। और दूसरा मलाशय, जिसे इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं। इसी को रेक्टम कहते हैं। क्लियर? तो कोलन और मलाशय समझ में आ गया। कोलन के बारे में पढ़ेंगे, कोलन के बारे में। तो इस कोलन का 3 गो भाग है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ऊपरी गामी कोलन, दूसरा है अधोगामी, दिखाई दे रहा है ना? अधोगामी। यहाँ लिखो, दिखाई देगा। यह अनुप्रस्थगामी, अनुप्रस्थगामी। ध्यान से देखिए, अनुप्रस्थगामी। शिवगामी याद आ रहा है क्या? वो बहुबली में मत घुसिए, बाहुबली फिल्म में मत घुसिए। वो शिवगामी नहीं बोल रहा है, अनुप्रस्थगामी बोल रहा है। तो याद रखिएगा,
पहले पढ़े हैं बड़ी आंत का 2 भाग, एक कोलन तथा मलाशय। अभी पढ़ रहे हैं कोलन का 3 भाग, है ना। ऊपरीगामी ऊपरीगामी, अधोगामी, अनुप्रस्थगामी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप इतना ही बड़ी आंत के बारे में दिमाग में रखिएगा। और बड़ी आंत के बारे में 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट, एक पानी का अवशोषण, दूसरा अपचय खाना। यही आता है कहाँ, मलाशय में, जहाँ पे शरीर से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो पाचन तंत्र आज के क्लास में ख़त्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको रिवीजन कीजिए बढ़िया से बार बार। अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।